हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, मुझे जहां तक पता है आपने पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 का अच्छे से देखा है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले अपना एयर, ऑफ कोर्स हम एयर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एयर का हमने पढ़ा था। क्या चीज पढ़ा था? नाइट्रोजन, मतलब एयर में कौन कौन सी गैसेस है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या, इनके बारे में। फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है हमारा, कौन से स्ट्रक्चर है हमारे, ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर क्या है, ये सब, ठीक है। आज हम देखेंगे बेटा, जो इस सेकेंड पार्ट में हम शुरू करेंगे अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। सो लेट्स सी अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? हमारे आसपास में भी कोई प्रेशर है, ऐसा लगता है। कभी कभी देखते हैं ना कि अगर हम कभी बहुत हाई एल्टी में चले जाएं या कभी ऐसे, तो आपको ना कान एकदम बंद हो जाते हैं, आपको लगता है बहुत प्रेशर हो रहा है। सो ये क्या है? दैट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में भी एक प्रेशर होता है। सो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड है? ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। सो दिस वास्ट एरिया इज फिल्ड विद एयर, और ये हमारा पूरा वास्ट एरिया किससे? हवा से भरा हुआ है, क्योंकि चैप्टर ही एयर है। दैट मीन्स हमारा पूरा का पूरा सराउंडिंग किससे भरा हुआ है? एयर, हवा, ठीक है। थ्रू एयर इज वेरी लाइट। एयर कैसी है बेटा? बहुत ज्यादा लाइट है, ठीक है। येट इट हैज वेट विच exerts pressure on the surface of the earth. This is called the atmospheric pressure. We do not feel it. Of course, हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसका नाम है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस प्रेशर को बेटा हम फील नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फील दिस, ठीक है। सो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी कैन नॉट फील इट बिकॉज इट एक्सटेंड इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। देखिए, ये प्रेशर हमारी बॉडी में ना इक्वली लग रहा है, ऊपर से, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नीचे से, तो ये ना इक्वल हो जा रहा है, तो हमें महसूस नहीं हो पाता। जैसे ही अनइक्वल होता है तब हमारी बॉडी पे वो प्रेशर का हमें एहसास होता है। सो द प्रेशर ऑफ द एयर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। ये जो प्रेशर है ना बेटा, ये किससे मेजर करते हैं हम? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर, बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। सो ये बैरोमीटर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। सो एयर प्रेशर लाइक टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट अबव द सी लेवल। जो आपका एयर प्रेशर है, लाइक टेम्परेचर है, ये तो सबको पता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर जब जैसी जैसी हम हाइट ऊपर ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन वी गो टू द हाई माउंटेन्स आर ईयर्स पॉप अप। यही चीज मैंने बताया, जैसे आप लोग हिली एरियाज में गए होगे, जैसे ज्यादा हाइटी पे चल जाते हैं तो हमारे कान एकदम बंद हो जाते हैं। या कभी कभी आप मेट्रो में भी जा रहे होंगे तो आपने ईयरबड्स लगा रखे होते हैं, तो एकदम कभी मेट्रो एकदम ऐसे वो टर्नल्स में जाती है तो हमारे कान एकदम बंद हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। Similarly, when we travel by aeroplanes, we may notice that our ears perk up due to the drop in the air pressure. ऐसे ही हमने देखा है कि जैसे हम एरोप्लेन में सफर कर रहे होते हैं तो भी हमारे कान एकदम बंद हो जाते हैं, या जब हम हाईटी इलाकों में जा रहे होते हैं, ऊपर ऊपर चढ़ाई करते होते तो भी हमें ऐसा फील होता है। सो एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये हम कह सकते हैं एयर एक्सपेंड होती है बेटा हीटिंग के टाइम पे। राइज अप एंड ऑक्युपाइड्स लार्जर स्पेस, और ये कैसे स्पेस ऑक्युपाइड करती है? लार्जर स्पेस। कोल्ड एयर ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम हैवी एंड सिंक। सो हम ये कह सकते हैं जो कोल्ड हवा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और हेवी होती है वो, तो इसलिए वो राइज नहीं हो पाती। जो ठंडी हवाएं हैं, या वी कैन से ये ठंडी हवाएं वो राइज नहीं हो पाती, पर जो वार्म हवाएं हैं उसका वेट कम होता है, वो राइज अप हो जाती है। सो वार्म हवा राइज अप हो गई, कोल्ड हवा राइज अप नहीं हो पाती है। सो normally the pressure of air at the sea level is 76 सेंटीमीटर। सो नॉर्मली हम अगर बात करें प्रेशर कितना रहता है? 76 सेंटीमीटर, but it decreases at the rate of 1 centimeter for every 110 meters of ascent। जैसे ही जितना आप 1 सेंटीमीटर अगर हम ऊपर जाते, अगर 1 सेंटीमीटर टेम्परेचर हमारा प्रेशर कम होता है, जैसे ही हम कितने मीटर्स ऊपर जाएंगे? 110 मीटर्स तक। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, ठीक है। और जैसे 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 हम ऊपर ऑल्टीट्यूड या हाइटी पे जाते जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम रहेगा आपका सी लेवल पे।
ठीक है। तो ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एक प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये है बैरोमीटर जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, आगे है बेटा एयर पॉल्यूशन। सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, क्या होता है एयर पॉल्यूशन? ठीक है, लेट्स सी। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में इस तरीके से पूरी की पूरी जो हवाएं हैं वो पॉल्यूट हो गई है ना। आप देख सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड ऑल दीज थिंग्स, जिसकी वजह से हमारी एयर हो गई है डर्ट। इसी को कहते हैं एयर पॉल्यूट हो गई है, एयर पॉल्यूशन हो गया है। सो कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट बाय वेस्टेज एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इज कॉल्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वही है जब किसी चीज का कंटामिनेशन हो जाना, खराब हो जाना, तो हम कहते हैं ये पॉल्यूट हो गई है। सो द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, even our kitchen release gaseous substances like smokes are responsible for pollution. So हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, है ना, जो भी स्मोक निकल रहा है, गाड़ियों से हो रहा है, इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है, जो भी हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं, वो क्या क्रिएट कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एयर को खराब कर रहे हैं। तभी आपने देखा होगा एज कम्पेयर टू इंडिया, बाहर की कंट्रीज आपको बहुत क्लीन दिखेगी, वहां दूर दूर तक बस आपको दिखेगा एकदम क्लियर, दूर तक आप देख पाओगे। इंडिया में तो थोड़ी दूर तक एकदम ऐसे लगेंगे बादल बादल, एकदम धुंधला धुंधला दिखने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द पॉल्यूशन लेवल। ठीक है, सो वी कैन कॉल these air pollutants mix with the air and make it pollutes. Of course, ये जो harmful substances है यही तो हवा में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर हम क्या कहते हैं? pollute हो गई है। So we can call on the basis of their state of composition, air pollutants can be classified into two types. First is solid pollutants and the second one is the gaseous pollutants. ये दो टाइप के बेटा pollutants होते हैं हमारे। ठीक है, एयर एक होंगे देखो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और एक होंगे गैशियस फॉर्म में पॉल्यूटेंट्स। तो ये दोनों क्या होते हैं? सो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स जस्ट लाइक डस्ट raised by the transport vehicles and other human activities. जो solid form में, जो particles form में आपको दिखाई दे पा रहे, dust form में, smoke form, they are called solid pollutants. ठीक है, like carbon particles and other solids are released into the air in the form of smoke by the burning of the fuel. Fuel की burning से, industry से, vehicle से, ये सारे के सारे हमारे smoke, dust particles released होते हैं, ये solid form में हैं। So ये solid pollutants होंगे। और we can call asbestoes and cement factories, stone quarries, mines, etc. raise huge quantities of dust in the air. Another important source of dust pollutants are volcano. Volcano की वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, जितने भी टाइप की इंडस्ट्रीज है वो कोई ना कोई गैसेस रिलीज करती है, जिसकी वजह से और ज्यादा होता है। सो टू कंट्रोल द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, पब्लिक अवेयरनेस इज मोस्ट एसेंशियल। वेरियस लॉज has been passed by the government. We should keep in combating pollutions of the air. So हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। बहुत सारे आजकल के टाइम पे तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चल गए हैं, अवेयरनेस कैंपेन चल गए हैं कि हम किस तरीके से इन पॉल्यूशंस को कम कर सके। और तभी आज के टाइम पे सीएनजी या इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि कुछ % तो कम हो इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये है हमारा एयर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे है बेटा वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या होता है। चलिए, सो नाम तो हमने ये दोनों ही वर्ड सुने हैं, है ना। सो अब ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं। सो वेदर इज द फिजिकल कंडीशन और स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम। वेदर क्या है? एक डे टू डे लाइफ का हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं आज का वेदर, या वेदर रिपोर्ट हमेशा आती है टीवीज में, न्यूज़पेपर में, वो ऐसे नहीं लिखा होता क्लाइमेट रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट लिखा होता है, क्योंकि वो डे टू डे चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी बहुत तेज धूप है, कभी एकदम आंधी आ गई, तूफान आ गया। सो वी कैन कॉल वेदर इज अ फिजिकल कंडीशन और अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन point of time. As these conditions changes, so also the weather. So मतलब भी इनकी फिजिकल कंडीशन चेंज होती है तो वेदर में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, thus weather of any place is the sum of the temperature, pressure, wind, moisture and precipitation conditions of a short period of a day or a week. So ये चीजें देखो, वेदर डिपेंड करता है ये सब चीजों पे। आपकी विंड कैसी है, मॉइस्चर वाली है, प्रिसिपिटेशन कैसा है। अगर बारिश कहीं होगी तो वहां ऑलमोस्ट वेदर ठंडा हो जाएगा, वहां ठंडा ही होगा। अब वहां पे गर्म हवाएं चल रही हैं,
है ना, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां गर्मी का ही होगा वेदर, ठीक है, गर्म वेदर होगा, और कहीं ठंडा होता है, कहीं बारिश वाला होता है। तो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है हमारा वेदर। The climate, on the other hand, is the average weather condition prevailing over a long period of a time of that place. ये लॉन्ग पीरियड को डिस्क्राइब करता है। ये ऐसा नहीं है क्लाइमेट एक दिन, जैसे दिल्ली में एक दिन बिल्कुल बर्फ पड़ गई और दूसरे दिन बिल्कुल गर्मी होगी, ऐसा नहीं। हर जगह का, जैसे अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, है ना, वहां पे गर्म ही टेम्परेचर रहता है ना। अगर हम जम्मू कश्मीर साइड बात करें, वहां ठंडा ही आपका क्लाइमेट रहता है ना। वहां पे अगर आप नॉर्मली पूछे जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, ठंडा क्लाइमेट है, तो वो हो गया कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कैसा वहां पे वेदर कंडीशन रहती है, दैट इज नोन एज क्लाइमेट. So a small changes in any of the elements may changes the weather, while small changes over a short period does not affect the climate. देखिए वेदर में तो ये सब चीजें चेंज होती है, अगर आपका प्रेशर चेंज हुआ है, विंड चेंज है, मॉइस्चर का क्वांटिटी चेंज है, तो वेदर में चेंज आ जाता है, बट क्लाइमेट चेंज नहीं होता. क्लाइमेट इज द फिक्स्ड वन, कि वहां का क्लाइमेट ठंडा है, गर्मा है, गर्मी वाला है, रेनी बारिश वाला है, या क्या है. सो दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है. ठीक है, टेम्परेचर क्या है. सो द टेम्परेचर एक्सप्रेसेस इंटेंसिटी ऑफ द हीट. हीट की इंटेंसिटी आपकी टेम्परेचर से डिस्क्राइब करते हैं, हम टेम्परेचर से समझ पाते हैं. Practically all of the heat energy on the earth is the result of isolation or the incoming solar radiation. मेन तो टेम्परेचर आपकी इंटेंसिटी हीट की तभी पता चल पाती है कितना रेडिएशन हो रहा है. ठीक है, कितना सोलर रेडिएशन हो रहा है, कितना सन की रोशनी पड़ रही है. ऑफ कोर्स तो टेम्परेचर में डिफरेंसेस आता है. ठीक है, सो द अर्थ ओनली रिसीव 1 आउट ऑफ 2 मिलियन पार्ट ऑफ द हीट रेडिएटेड बाय द सन. देख रहे हो, तो सन की ऑलमोस्ट 1% की हीट ही हमारे अर्थ तक पहुंच पाती है, तब भी हम कह सकते हैं कि कितनी पावरफुल होगी वो, है ना. सो इंटेंसिटी ऑफ हीट को डिस्क्राइब करती है हमारी टेम्परेचर. ठीक है, सो द टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ अवेलेबल और सेंसिबल हीट एनर्जी इन अ सिस्टम. द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेसेस denotes the degree of hotness or coldness of a air at a place, and by the temperature of a body we mean how hot or cold that body is. हॉटनेस एंड कोल्डनेस दोनों चीज में, ये नहीं कि हम सिर्फ ये देखेंगे कितना टेम्परेचर मीन्स गर्म. नो, गर्मी कितना हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस है, ये दोनों चीजें डिस्क्राइब होती है हमारे टेम्परेचर में. ठीक है, सो इट इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज थर्मोमीटर. सो ये थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये चीज मेजर कर पाते हैं कि टेम्परेचर कितना है. आपने देखा होगा आपका बॉडी के टेम्परेचर के लिए भी थर्मोमीटर इस तरीके से यूज किया जाता है कि एक नॉर्मल बॉडी से आपकी टेम्परेचर ज्यादा है, दैट मीन्स आपको गर्म हो गया, आपको फीवर है. ठीक है, सो हर चीज का टेम्परेचर होता है, पानी से लेके आपकी बॉडी से लेके सब चीज का, एंड द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज थर्मोमीटर. So the temperature in atmosphere is not the same everywhere. जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो हर जगह सेम नहीं होता है. सेम आपको गर्मी एंड सेम आपको वो टेम्परेचर हर जगह नहीं मिलता. इट कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. ये टेम्परेचर चेंज होता रहता है. The minimum and the maximum temperature of a place can be recorded with the help of special instrument called 6 minimum and maximum thermometer. देख सकते हो आप लोग, तो इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं. ये है वो, ये कौन सा है, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड 6 मिनिमम एंड द मैक्सिमम थर्मोमीटर. इससे हम मैक्सिमम मिनिमम दोनों, देखो ऊपर के साइड मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से लिखा होता है, तो आपकी न्यूज में भी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर लिखा होता है. सो द क्लिनिक, अब ये चीज समझ आएगी थर्मोमीटर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. अब देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है. सो द क्लिनिकल थर्मोमीटर which is used by doctors to measure the temperature of a human body is most common example of instrument used by the measuring temperature. So ये हम यूज किया करते हैं हमारा फॉर द बॉडी टेम्परेचर. जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ये देख पा रहे हो, इस तरीके से होता है. इसमें आपकी एक बीच में लाइन होती है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करती है, एंड इसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, सो ये जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना बेटा, ये हर चीज आपकी टेम्परेचर को, आपकी हॉटनेस, आपकी कोल्डनेस, चाहे दोनों चीज, ये मैं सिर्फ राइजिंग द टेम्परेचर की बात नहीं कर रही हूँ, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, दोनों चीजों का हेल्प करेगी ये तीनों चीज बताने में.
ठीक है, तो ये तीनों चीजें हेल्प करती है हमें टू मेजर इट, ओके, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ टू मेजर द टेम्परेचर। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस टेम्परेचर को इफेक्ट करती है, ये टेम्परेचर में डिफरेंसेस लाती है, क्योंकि अभी हमने पूरा डिस्क्राइब किया टेम्परेचर क्या है, किन चीजों से हम उसको मेजर कर सकते हैं। समझ में आया है ना? अब देखते हैं ये ऐसे टेम्परेचर डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं, कौन कौन से रीजंस होते हैं इनके पीछे, कौन कौन से फैक्टर्स इनके पीछे होते हैं, जानना चाहोगे? चलिए, सो लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट हीटिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स मोस्ट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। ये सारे फैक्टर्स जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख पा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी जगह का टेम्परेचर के लिए। सबसे पहला लिखा है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लैटिट्यूड। क्या लिखा है बेटा? लैटिट्यूड। अब आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हमने पढ़े हैं, है ना? लैटिट्यूड्स क्या होती है? इस तरीके की लाइंस, ठीक है, ये वाली एकदम हॉरिजेंटल, दिस इज लैटिट्यूड। So we can call, due to the inclination of earth axis, the angle of the sun rays falling on the earth's surface varies from vertically on the equator to more and more slanting as one moves towards the pole। ये तो आपको पता है कि सबसे मैक्सिमम लेंथ हमारी लैटिट्यूड्स की होती है कहाँ पे? इक्वेटर में, और पोल्स तक आते 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 बिल्कुल कम हो जाती है। और जो हमारी सन रेज भी है वो आपकी इक्वेटर रीजन में, जो आपका टॉरड रीजन है उसमें सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपका पोल रीजन में। पोल्स में तो आपकी जो सनलाइट है वो स्लांटिंग में जाती है, तो इसलिए आपने देखा है पोल वाले रीजन्स होते हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं। आपका जो बीच का एरिया है, अगर हम यहाँ पे ग्लोब बना के देखें तो ये जो ग्लोब का बीच का एरिया होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला ज्यादा इसमें टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो अब इसमें बहुत सारी लैटिट्यूड्स होती है जिनका रोल होता है ये सब चीज का। सो वी कैन कॉल व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, it receive maximum amount of isolations, and the southern hemisphere is away from the sun, so it gets minimum isolation। देखिए, सन की आइसोलेशन पे ही टेम्परेचर का डिफरेंसेस आ जाता है। अगर अभी सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड है, जैसे सन आपका इस साइड है, आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड ज्यादा रोशनी दे रहा है, तो आपको ऑफकोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी, या फिर उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा क्योंकि वहां सनरेज नहीं आ पा रही है। तो जहां पे डायरेक्ट सनरेज आ पाएगी वहां पे टेम्परेचर होता है ज्यादा, ठीक है। So the places which gets maximum isolations are more heated than the places which receive minimum isolation। जहां पे ज्यादा सन की रेस पड़ती है, जहां पे सन की ज्यादा आइसोलेशन होती है, उधर ही ज्यादा गर्मी होती है। So duration of a day and night also varies from equator as one moves towards the pole वर्ड्स। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा आप पोल की तरफ जाते जाएंगे वहां पे डे एंड नाइट का ड्यूरेशंस भी आपने देखा है ना, कि आपने बहुत जगह फॉरेन्स में देखा होगा कि हमारे इंडिया में तो दिन हो रही होती है, वहां रात हो रही होती है, वहां रात है तो यहाँ दिन है, ये डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस आते हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम इक्वेटर एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल वर्ड। लॉन्गर ऑफ द डेज द हॉटर इट इज। जितने लंबे दिन होंगे उतने हॉटर होंगे, है ना। जितने छोटे दिन देखा ना आपने, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, दिन छोटे तो वहां पे टेम्परेचर कम है, आप ऐसे समझ सकते हो। दिन लंबा तो टेम्परेचर ज्यादा। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, है ना, 7 साढ़े 7 तक बिल्कुल रोशनी रहती है, और वही सर्दियों में देख लो 5-6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो ये है हमारा लैटिट्यूड का रोल आपके टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। सो जिस लैटिट्यूड्स में और वी कैन से जिस हेमिस्फीयर में सन की रोशनी एकदम इंक्लाइंड होती है या जिधर मैक्सिमम सन रेज फॉल होती है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पे मैक्सिमम सन की रेज नहीं फॉल होती वहां टेम्परेचर होता है कम, ठीक है। चलिए आगे है बेटा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मींस हाइटी, ये भी डिफाइन करता है। ऑफकोर्स जो प्लेन एरियाज में रहते हैं वहां पे टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, वहां गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है जैसे दिल्ली में, बट वैसे आप उत्तराखंड चल जाओ, शिमला चल जाओ, जम्मू कश्मीर चल जाओ, वो हाइटी पे है, वहां पहाड़ों में है वो, तो वहां तो ठंडा ही रहता है ना, वहां टेम्परेचर ठंडा रहता है और वहां ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। सो ऑल्टीट्यूड, सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस से जैसे जैसे हम अपना क्या करें, टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे हम अपना हाई ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे आप हाइटी पे जाते हो, आपने देखा होगा, खुद चीज देखी है,
ऑब्जर्व करते हो जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं या घूमने वूमने जाते हो पहाड़ वहां, जैसे कि आप बिल्कुल टॉप पे एकदम बर्फ बर्फ वहां आपको मिलती है बिल्कुल टॉप में, और नॉर्मल में आपको बर्फ नहीं दिख पाती है। ठीक है, तो यही होता है चीजें। सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। दिस वर्टिकल डिक्रीजिंग इन द टेम्परेचर इज एट द rate of 0.65 degree Celsius per 100 meters or 165 meter per 1 degree Celsius. It is cooler at the top of the mountain than the bottom. ये तो आपने देखा ही है कि माउंटेन्स के टॉप में बहुत ठंड होती है, वहां बिल्कुल बर्फ होगी, और वही बॉटम में माउंटेन्स के वहां इतनी ठंड नहीं होती है कि नहीं? ये रीजन बिल्कुल है। थर्ड रीजन क्या है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम सी। सी से डिस्टेंस ये भी डिफाइन करता है ना। जो देखिए समुद्र के आसपास वाले एरियाज होते हैं वहां पे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड का मौसम रहता है ना। सो द सन हीट्स एंड कूल्स लैंड एरिया मोर क्विकली देन द वाटर बॉडीज। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सी, क्योंकि सी एंड वाटर, सी एंड लैंड का जो हीट अप है ना वो डिफरेंट होता है ना। जमीन जल्दी गर्म हो जाती है या पानी देर से गर्म होता है, तो इनके डिफरेंसेस की वजह से वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा वी कैन से एक्सट्रीम नहीं होता। सो इन अदर वर्ड द लैंड हीट अप एंड कूल फास्टर एज कंपेयर टू द water bodies, as compared to what? As compared to water bodies. So I will rub it out for you. Okay, as compared to water. Okay, in other words, the land heat up and cool down faster than water bodies such as sea or lakes. This is why Mumbai is cooler in summer than Delhi. इसी की वजह से मुंबई कूलर होता है दिल्ली से. The places near the sea have the climate which is not so much hot, not so much cold. आप दिल्ली में देखा ही होगा आप लोगों ने कि वहां पे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड का मौसम रहता है. This, or we can call this type of climate is known as equal climates. क्या कहते हैं इसको? equable climate कहते हैं. ठीक है, equable means ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, equal types. Okay, so the places which are far away from the sea have too hot in summer and too cold in winters. Of course, जो sea से दूर है, सी से दूर है, वहां पे बिल्कुल एकदम ठंड में ठंड पड़ेगी, बिल्कुल गर्मी में बहुत एकदम एक्सट्रीम गर्मी. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज एक्सट्रीम क्लाइमेट. एक्सट्रीम मतलब ठंड है तो बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी है तो बिल्कुल एकदम इतनी पीक लेवल की गर्मी होगी यहाँ पे. सो ये है डिस्टेंस फ्रॉम सी. ठीक है, आगे आगे बेटा विंड लिखा है. विंड का क्या रोल होता है? ऑफ कोर्स ठंडी विंड चलेगी तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, गर्म विंड चलेगी तो गर्म हो जाएगा. सो प्रिवेलिंग विंड आल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया. उस एरिया का टेम्परेचर डिफाइन या फिर इफेक्ट लाता है विंड्स के द्वारा. सो द मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ओशंस आर ब्रॉट टू द एडजेसेंट लैंड थ्रू द ऑनशोर विंड. On the contrary, offshore wind takes the effects of warm and cold currents away from the land. Of course, वहां पे है ना विंड की वजह से भी टेम्परेचर में डिफरेंसेस आते हैं. नेक्स्ट, ओशन करंट. ओशन करंट सुना है ना नाम? कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट. ऑफ कोर्स जिस एरिया से कोल्ड ओशन करंट जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर ठंडा होगा, जिससे वार्म जाएगा तो वहां गर्म होगा. सो देयर आर बोथ वार्म एंड कोल्ड करंट्स सर्कुलेटिंग अराउंड द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में बोथ कोल्ड एंड वार्म करंट सर्कुलेट होते रहते हैं. वार्म ओशन करंट रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया. ऑफ कोर्स जो वार्म करंट होगी बेटा वो क्या करेगी? टेम्परेचर को राइज कर देगी, बढ़ा देगी. सो द वार्म ओशन करंट रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया वेयर दे फ्लो, and cold ocean current lower the temperature of the related area. Of course, उस एरिया का जहां पे कोल्ड करंट हो रही है तो वहां पे ठंडा टेम्परेचर हो जाएगा, जहां वार्म करंट हो रही है तो वहां गर्म टेम्परेचर हो जाएगा. तो ये डिफरेंसेस होता है. ये है हमारे ओशन करंट्स. ठीक है, आगे डायरेक्शन ऑफ माउंटेन. अब ये क्या माउंटेन की डायरेक्शन, इनकी भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है. बिल्कुल. सो माउंटेन एक्ट लाइक अ बैरियर फॉर द विंड्स. विंड के लिए बैरियर होते हैं. सो हिमालयंस विच लाइज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस
prevent cold winds coming from the north to enter India. This has the effect of giving a warmer climate to India. So ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे में वार्मर क्लाइमेट रहता है, ठीक है, क्योंकि हिमालयन जो ठंडी हवाएं वहां से एशिया साइड से आती है उसको रोक देती है. तो इसकी वजह से, नहीं तो अगर वो आ जाती तो बिल्कुल ठंड के मारे हमारी कुल्फी जम जाती है ना. सो ये सारी की सारी इफेक्ट्स है. आई एम होपिंग कि आपने जितनी चीजें आज हमने की है, टेम्परेचर के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, बैरोमीटर्स किससे करते हैं, कौन कौन सी चीजें इफेक्टेड करती है, ये सब क्लियर हुई होगी. आपको समझ में आई अच्छे से? ओके. सो ये चैप्टर बड़ा है. सो ये पार्ट 3 होगा यहाँ से इसका, ठीक है. सो इससे पहले का पार्ट 2 था. तो मैं यहाँ एंडिंग कर देती हूँ. सो बच्चों, हमने इस वीडियो में यहाँ तक देखा कि कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही थी कहाँ किसी जगह का टेम्परेचर को, ठीक है. अब हम बेटा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 इस वीडियो का. आई नो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारे हो गए. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी चीजें भी क्लियर हो जाए अच्छे से और वीडियो भी ज्यादा बड़ी ना लगे आपको, ठीक है. तो इसका थर्ड पार्ट का वेट करना. तब तक के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से देखिएगा. So thank you so much. Bye bye. ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो बाय विंड. विंड से हम शुरू करेंगे, ठीक है. ये पार्ट 3 होगा इस वीडियो का विंड से. तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों. सो आज हम शुरू करने वाले आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3. चैप्टर 3 पार्ट 3. इंटरेस्टिंग. ओके, सो चैप्टर 3 इस का पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे विंड्स के बारे में. आई एम होपिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से पढ़ा, सारी चीजें क्लियर हुई है ना. पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है किसी जगह का टेम्परेचर को, ठीक है. अब हम शुरू करते हैं विंड के बारे में. अब विंड क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है, ये सब, ठीक है. तो करें क्लास शुरू करते हैं. विंड्स. सो द टॉपिक इज द विंड, हवा. So the horizontal movement of air along the surface of the earth is called wind. ठीक है. horizontal movement air का, horizontal like this way. हवा ऐसी चलती है, ऐसे तो चलती नहीं बिल्कुल सीधा आपके सिर के ऊपर से आ रही है एकदम ऐसे 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 ऐसे, नहीं ना, ऐसे ऐसे. तो कभी हवा चलने तो ऐसे ऐसे करते हैं. That is horizontal movement of air is known as wind. So the wind is an important element of वेदर एंड क्लाइमेट. किसी जगह का वेदर एंड क्लाइमेट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है बेटा? विंड. क्या इंपॉर्टेंट है? विंड. सम विंड ब्लो रेगुलरली फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज. कुछ विंड बेटा हाई टू लो प्रेशर एरियाज में ब्लो करती है. वेयर एज सम विंड्स ब्लो इन पर्टिकुलर जोन. कुछ है जो आपकी हाई टू लो, ऑफकोर्स हमेशा विंड हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ा है. सो हमेशा, अब ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा. ये होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है. आप ये ध्यान रख लेना. आगे हम देखेंगे आराम से. जस्ट ये तो मैंने अभी आया है तो मैंने बता दिया आपको. सो सम विंड्स आल्सो चेंजेस देयर डायरेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस
of high mountains or atmospheric disturbance. A wind is named accordingly to the direction from which it blow. Wind का नाम रख देते हैं जिस डायरेक्शन से वो चल रही है, जिस डायरेक्शन से वो चलेगी उसका नाम उसी पे ही बेस्ड हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, so for example wind blowing from western side known as westerly, क्या जो वेस्टर्न साइड से winds blow करी है उसको westerlies कहते हैं। Similarly, monsoons coming from southwest directions called southwest monsoon and the coming of the northeast direction known as northeast monsoon। तो दो तरीके का होता है, जिस डायरेक्शन में एक है आपका साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है। ये तो आपका नॉर्मल हमारा मानसून शुरू होता है इंडिया में कैसे आता है, देखो जैसे अगर इंडिया है ऐसे समझ लेते हैं। आई नो अच्छा नहीं बना बट कोई नहीं, ये है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हमारे इंडिया में मानसून आता है और जाता है हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से। ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द प्रेशर द मानसून कम, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई, विंड क्या है, साउथ ईस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्लियर हुई? चलिए, द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज इंक्लिनेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन। आप इस इंस्ट्रूमेंट से अपनी विंड की डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं। इट हैज अ एरो, ये देखो ये है, ऐसा दिखता है, देखो मैंने आपको दिखाती हूँ, ये है अ विंड वेन, देख रहे हो, इसमें एरो से डिस्क्राइब हो जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में विंड चल रही है। देख रहे हो इसका एक एरो बना हुआ है ऊपर, ये रहा। सो वी कैन कॉल इट हैज एन एरो व्हिच रोटेट्स फ्रीली एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल रोड। द एरो ऑलवेज पॉइंटेड टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड ब्लो। उस डायरेक्शन में इसका एरो रहता है जिस डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट विंड को, ये रहा, देख रहे हो, ये रहा, इधर की साइड है। सो वी कैन सो विंड सॉक इज यूज्ड टू शो द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ओके, सो इससे विंड की डायरेक्शंस पता करते हैं हम। सो वी कैन कॉल द स्पीड ऑफ द विंड इज ऑल्सो नॉट द सेम एट ऑल द प्लेसेस एंड एट ऑल द टाइम्स। जो विंड की स्पीड है वो हर जगह पे सेम नहीं होती है, सब जगह पे अलग अलग होती है। एंड एट ऑल द टाइम्स, समटाइम इट्स स्पीड इज स्लो एंड समटाइम इट इज फास्ट। इसकी जो स्पीड होती है कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। सो द स्पीड ऑफ द विंड इज रिकॉर्डेड इन किलोमीटर पर आवर यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज एनीनोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर पाते हैं विंड की स्पीड को, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, एनीनोमीटर। नेक्स्ट है द अर्थ लैंड masses are heated and cooled more quickly than water bodies during summer। आपने ये तो देखा है डिफरेंसेस होते हैं लैंड एंड वाटर की हीटिंग पे, ठीक है। आपने देखा था समर्स में क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, बट वाटर देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। So we can call the earth land masses are heated and cool more quickly than water bodies during summers. Land is hotter than sea during the day, but during nights time cooler than the sea, of course. है ना, अभी जो मैंने बताया वही चीज लिखी हुई है। During the day air is heated over the land, expand and rise. Of course दिन में अगर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो वहां लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे हवाएं उठती है। यहाँ देखो जमीन से हवाएं उठ के अब समुद्र की तरफ जा रही है। दिन के टाइम पे आपकी कौन सी ब्रीज देखो कैसे चल रही है, देखो इधर देखो। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले आपको ये चीज समझ में आ गई, ड्यूरिंग द डे air is heated over the land, expand and rise. This contract cooler air from the sea to take place। देखो अब दिन के टाइम पे क्या है, जमीन जल्दी गर्म हो गई है, अब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर होगा कम। अब जहाँ प्रेशर कम होता है वहां की हवाएं जल्दी राइज हो जाती है। अब यहाँ पे अब हवा जल्दी राइज हो गई, अब ये समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। अब यहाँ क्या होगा, खाली स्पेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली स्पेस हो जाएगा। ऑफ कोर्स अब इस स्पेस को फिल करने के लिए कहां से हवाएं चलेगी, समुद्र से चलेगी। तो दिन के टाइम पे समुद्र से जमीन की तरफ हवाएं चल रही है, मतलब सी टू लैंड हवा जा रही है, इसलिए इसको सी ब्रीज कहते हैं, क्योंकि सी समुद्र से हवाएं जमीन की तरफ जा रही है दिन के टाइम पे, ठीक है। सो
This attract cooler air from the sea to take its place. This incoming onshore breeze is known as sea breeze. तो ये है sea breeze. समझ में आया क्या हो रहा है? ये सिर्फ डिफरेंसेस आप खुद ये नोटिस करना कि जैसे आप नॉर्मली है, कोई भी फ्लोर है ना, और आप दिन का टाइम है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, जो फ्लोर है और एक जगह पे आप एक बाल्टी रख देना पानी की, तो बाल्टी में पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा जितना वो जमीन गर्म हो जाती है ना। कभी गर्मियों में आप चल नहीं पाते जमीन पे, क्यों? क्योंकि जल्दी से वो गर्म हो जाती है। वही आप पानी की बाल्टी रख देंगे, वो इतनी गर्म नहीं होगी जितना फ्लोर गर्म हो गया होगा आपका, है ना। तो यही डिफरेंस होता है कि जमीन जल्दी गर्म हो गई तो वहां गर्म हो गई, तो वहां हो गया प्रेशर कम, तो हवा वहां से राइज हो गई, अब वहां पे जगह हो गई। अब उस जगह को फिल करने के लिए समुद्र से हवाएं आ गई है हमारी जमीन की तरफ, तो वो है सी ब्रीज, ठीक है, जो हमारी दिन में चलती है। सो ड्यूरिंग द नाइट, अब नाइट के टाइम पे इसका उल्टा होगा, है ना, क्योंकि क्या है, रात के टाइम पे अब आपकी जो गर्म है वो है आपका पानी गर्म होगा, समुद्र अभी जो आपका लैंड है वो तो ठंडा हो गया होगा, है ना। सो ड्यूरिंग द नाइट द एयर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द लैंड टू सी। अब रात के टाइम पे लैंड से सी की तरफ हवाएं जाती है। दिस ऑफशोर ब्रीज इज नोन एज लैंड ब्रीज। इसको लैंड ब्रीज कहते हैं कि हवाएं चल रही है अब जमीन से पानी की तरफ, क्योंकि पानी में अब पानी गर्म है तो इसकी हवाएं राइज हो गई। अब यहाँ पे स्पेस हो गया, अब इस स्पेस को फिल करने के लिए आ गई है हवाएं जमीन से। समझ लीजिए आप ऐसे दिन में समुद्र से हवाएं चल रही है, इसलिए देखते हैं समुद्र के किनारे जो भी होटल्स वगैरह वो होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं होती है, ज्यादातर होटल्स और ऐसी जगह सी के किनारे बनाए जाते हैं, है ना। व्यू भी अच्छा आता है और टेम्परेचर का वो रहता है, तो इसलिए दिन में होगी सी ब्रीज और रात में होगी लैंड ब्रीज, ठीक है। तो ये दो ब्रीज होती है। क्लियर हुई चीजें, समझ में आई? आई एम होपिंग सो इतनी चीज क्लियर हुई है। आगे देखते हैं। एयर ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, एयर कैसे ब्लो करती है, हाई टू low pressure area. If the differences between the two pressure is more, the speed increases, while if the differences is less, the speed is decreased. Of course, ये speed increase और decrease पे ये चीजें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए आगे ये चीज समझ में आई आपको। अब मॉनसून का देखते हैं, मॉनसून क्या है, मॉनसून क्या होता है। So monsoon word has been taken from the Arabic word mosmin, which means the seasonal reverser in the direction of the wind. जब wind की directions में के उस पे हम कह सकते हैं, so monsoon blow in a distinct which is subtropical and tropical zone. Monsoon are the good example of wind movement. देखिए wind movement की वजह से ही monsoon आता है। हमने पढ़ा जो साउथ वेस्ट विंड जो चल रही है, नॉर्थ ईस्ट विंड आ रही है, इसकी वजह से मॉनसून आता है। आप ये देखिए, अब आप यहाँ देखिए, ये समर मॉनसून है, यहाँ पे क्या, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो यहाँ ना समुद्र से हवाएं फिर इधर इधर आ रही है, तो ये समर्स के टाइम ऐसा होता है। अब विंटर्स के टाइम क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर हो गया, तो यहाँ से हवाएं जा रही है समुद्र की तरफ, देख रहे हो, ये है विंटर्स के टाइम पे होता है ऐसा। तो ये होते हैं हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो अभी तक आपने इतनी चीजें समझी कि हमारी जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात तूफान आ गया है ना, साइक्लोन क्या होता है। सो अ साइक्लोन रिप्रेजेंट एन एरिया इन विच द लो प्रेशर इज डेवलप्ड एट द सेंटर एंड द सेम इज सराउंडिंग बाय द हाई प्रेशर आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पे ना दो चीजें, बीच एक में लिखा है बीच में हाई प्रेशर है, एक में लिखा है लो प्रेशर है। तो यहाँ पे हवाएं कैसी होगी, यहाँ पे इस देखो अभी बताते हैं, अभी आगे आएगा इसमें, ठीक है। So we can call a system of circulating winds around a center of low pressure from the surrounding high pressure area is known as cyclone. ये है जो एयर आपका प्रेशर का डिफरेंसेस की वजह से साइक्लोन आता है। साइक्लोन्स आर ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन। साइक्लोन्स क्या है, डिप्रेशन है ना, एक खड्डा बन जाता है, आपने देखा है ऐसा आता है साइक्लोन, बीच में आपको लगता है बीच में खड्डा सा हो रखा है ये। सो इट इज नोन लाइक दिस। सो दैट साइक्लोन ऑफन ब्रिंग्स थंडरिंग, cloud and rain. They may also cause loss of property also, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हाई प्रेशर बीच में, तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं जाएंगी, तो यहाँ पे ये साइक्लोन इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, ऐसे। जलेबी बनानी है हमें, हम अच्छे से नहीं बना पाए, फिर से बनाते हैं। हाई प्रेशर से हवाएं बाहर की तरफ जाएगी इस तरीके से,
आई एम होपिंग सो। इस तरीके से अब लो प्रेशर में यहाँ पे ना हवाएं आएगी, इसके पास हाई प्रेशर की हवाएं इसके पास ऐसे 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 आएगी और यहाँ पे मिल जाएगी इसके पास ऐसे ऐसे। ठीक है, ये डिफरेंस है, मतलब यहां से हवाएं इस डायरेक्शन में जा रही हैं। आई नो, आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही है, देखो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे हवाएं कैसी जा रही है, अंदर से निकल के बाहर की तरफ जा रही है। वो बाहर से अंदर आ रही है लो प्रेशर में, और हाई प्रेशर में अंदर से हवाएं बाहर जा रही है। दैट इज अ मेन डिफरेंस। समझ में आया आपको, चीजें क्लियर हुई? देख लो, अब आप पिक्चर में देखोगे ना तो आपको एरो के साथ समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हवाएं इस डायरेक्शन से जा रही है, यहाँ पे हवाएं बाहर से अंदर की तरफ लो प्रेशर में आ रही है। क्लियर हुई? चलिए आप देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में मॉइस्चर का कंटेंट इज ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है, कैसे मेजर करते हैं, है ना, कभी कभी बोलते नहीं, हमने नॉर्मली वर्ड्स में सुना होगा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या है ह्यूमिडिटी? ये लेट्स सी। सो लोकल विंड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? लोकल विंड्स, ऐसी विंड जो लोकली चलती है। So winds which develop as a result of local differences in temperature and pressure are known as local winds. ये local winds है, ठीक है? They blow over a small areas for a short period of a time and are restricted the lowest level of the troposphere. Of course, ये जो हमारी ये local winds है, ये troposphere तक ही सीमित है। troposphere, stratosphere, mesosphere आगे नहीं, है ना? ये troposphere तक ही है। हमने पढ़ा था सबसे लोएस्ट लेयर है भाई ट्रोपोस्फेयर। सो इन द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज मच लोअर। ऑफ कोर्स यहाँ द टेम्परेचर यहाँ पे लोअर है, क्या है? कम होगा। इन द एयर वाटर इज फॉर्म इन द गैसियस फॉर्म, दैट इज वाटर वेपर। वाटर इसमें वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। सो वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखिए वाटर वेपर में चेंज हो रहा है बेटा, वाटर इज चेंजिंग इनटू वेपर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है? इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो द टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर एक मेन फैक्टर है। टेम्परेचर क्या है? एक मेन फैक्टर है जो ह्यूमिडिटी को डिफाइन करे, ठीक है? दैट इज व्हाई ह्यूमिडिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट अ टाइम टू टाइम। सो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस ये ह्यूमिडिटी वेरी करती है, ठीक है? सो व्हेन द हॉट एयर राइजेस इट रीचेस द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑफ कोर्स ये हायर लेवल तक जाती है। हियर द कंडेंसेशन टेक प्लेस। अब कंडेंसेशन होता है, ऑफ कोर्स हायर लेवल तक हमारे जो वेपर लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ कंडेंसेशन होगा, ओके? कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में, ओके? सो द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर ऑफ एटमॉस्फेयर गेट कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स। अब देखो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, दे आर नोन एज कंडेंसेशन। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है? सो वी फील अनकंफर्टेबल व्हेन ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर आर हायर ड्यूरिंग इन द रेनी डेज इन समर्स। कभी कभी होता है समर्स में जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो हम बहुत अनफील कर रहे होते हैं। सो वी परसीव्स for seal as the temperature is higher, but the sweat does not evaporate quickly because the air is moist and humid, of course, ठीक है? चलिए आप देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। सो ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो टू टाइप्स, absolute humidity and relative humidity. So absolute humidity refer to the actual amount of water vapor present per unit volume of air and is usually expressed in grams per cubic meter. It is usually expressed near the equator, then the pole region, and the greater in summer than the winter. So relative humidity is measured by the means of the instrument called dry and wet bulb thermometer or hydrometer. So hydrometer से हम humidity को measure कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है। इवापोरेशन अभी तो वैसे हमने देखा इवापोरेशन और कंडेंसेशन, बट इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। सो ऑन द अकाउंट ऑफ अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज, वाटर वेपर इज एडिक्टेड टू एटमॉस्फेयर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड वाटर इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज इवापोरेशन।
जब पानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है इज नोन एज इवापोरेशन. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट और रेन ड्रॉपलेट, जब वो ही वेपर रेन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर नोन एज कंडेंसेशन. So condensation take place more quickly at the higher altitudes than the lower altitudes. Of course, condensation higher altitudes में ज्यादा होगा as compared to lower altitude. तो evaporation पानी भाप बन के जब उड़ा, भाप जब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन, जब पानी भाप बन के उड़ा इवापोरेशन. ये है वाटर साइकिल. समझ में आया? चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन. अब ये जो कंडेंसेशन हो रहा है इसके भी टाइप्स होते हैं. ये क्या क्या है? सबसे पहले क्लाउड्स फॉर्म क्या होता है? सो द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर राइज हायर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. ये क्लाउड्स फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं बेटा? क्लाउड्स. दे मूव here and there along the wind in the sky. Clouds are of a great variety depending on the height. ठीक है? Next, dew and frost. आपने ये नाम सुना होगा. तो ये दोनों चीज क्या है? So on cool nights in early winters when radiations from ground is relatively rapid, the air in contact with the ground may be chilled to dew point and moisture condense on the leaves and grasses in the form of dew. जो देखा है सुबह सुबह के टाइम पे, अगर आप गए होगे, सुबह उठते हो आप लोग, जाते हो ना, तो आप पार्क वगैरह में गए होगे तो प्लांट्स वगैरह पे, ट्रीज आपने देखा होगा, या फिर ओस जिसको बोलते हैं, देखा माउंटेन ड्यू वाला नहीं, ओस जो होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स आप देखते होंगे लीव्स वगैरह पे, ग्रासेस वगैरह पे देखते हो. So if the dew drops get frozen due to the fall of temperature, it is known as frost. अब वही ड्यू जो आपको ओस की बूंदे, अब वहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो वही ओस की बूंदे क्या हो जाएगी? एकदम बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी. वो फ्रॉस्ट है. फ्रॉस्ट देखते हैं ना, एकदम फ्रॉस्ट मींस जम जाना. तो ओस की बूंद अब जम गई है, दे आर नोन एज फ्रॉस्ट. और ड्यू तो आपको पता है ओस की बूंदे है ना, घास में चलते हो, बहुत अच्छा होता है सुबह चलना, आप लोग चला करो. सो इन द ड्यू फॉर्मेशंस द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट. सो द ड्यू एंड द फ्रॉस्ट form a grass quite rapidly because grass is a good radiator and therefore cool quickly. Furthermore, grasses and other plants get off moisture which is readily evaporated at the night when the air is cool. Okay? अब fog क्या है? क्या चल रहा है? Fog चल रहा है. Fog क्या है? Fog is a form in which in the same way as a cloud, with the only difference is that fog is formed near the surface of the earth or the water bodies. तो ये earth and water bodies के पास होती है. So fog is formed over the water when the cold currents meets with hot current. So ये तब बनती है जब cold currents and hot currents हम mix up होते हैं. ठीक है? चलिए आप देखते हैं बेटा precipitation. Precipitation क्या होती है? So the word precipitation is derived from the Latin word precipitia, meaning a headlong falling down. In the meteorological language, it is a process by which condensed water vapor falls on the earth in the form of rain, snowfall, hail. So अब देखते हैं forms of precipitation क्या होते हैं. So forms मतलब कौन कौन से type से precipitation होते हैं. So precipitation result from the continuous condensation and growth of moisture particles until they become too large to remain suspended in the air. Rain is the most important form of precipitation. Rain एक सबसे important form of precipitation है. ठीक है? समझ में आया? Okay. So if condensation take place at the temperature above the 0 degree, the resulting precipitation is in the form of rain. When the cloud passes through a cooler regions, the smaller droplets of water become colder and they join together to form a bigger drops due to the way they fall through the air on the ground as rain. Okay? So in a strong turbulent current of thunderstorm, water drops may be carried upward into the freezing temperature and eventually fall in the air. When the temperature of the air reaches below the freezing point, the water vapor in the air condenses directly into crystal. Of course, जब freezing point तक temperature होगा तो वो water क्या crystal form में हो जाएगा, बर्फ हो जाएगी उसकी. So ice storm which result in rain already near freezing point falls in the coldest ground and the vegetation and freezes
अपॉन कॉन्टेक्ट दिस इज नोन एज स्नोफॉल। इसी को स्नोफॉल कहते हैं। जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा, फ्रीज। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होती है। बेटा 3 टाइप की प्रेसिपिटेशन है, तब आपका ये चैप्टर ओवर। ठीक है, चलिए सबसे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है। कन्वेक्शनल देख रहे हो, जब हवाएं ऊपर उठ रही है, जो नॉर्मल रेनफॉल है। सो इन द हॉटर रीजन लाइक द इक्वेटोरियल रीजन, सन रेज स्ट्राइक्स द अर्थ इन ऑलमोस्ट वर्टिकल एंगल। The rising current of hot air moistures laden because of the presence of oceans in the latitude zone. When this warm and the moist air rises up in the convection current, it loses its heat in the upper layer of atmosphere. The cooling of air results in the condensation and the formation of cumulus clouds. अब यहाँ clouds formation होता है, देख रहे हो? ठीक है, so heavy rainfall take place with thunder and lightning. This type of rainfall is known as convectional rainfall, इसको कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है बेटा रिलीफ रेनफॉल क्या होती है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल मतलब एक तरह, अब यहां से पानी लेके इधर बारिश हो गई है ना, यहाँ आपको ग्रीनरी लिख लिया, यहाँ हवा हो गई, सूख गई। ठीक है, तो ये माउंटेन एरियाज में होता है। सो दिस इज मोस्ट वाइडस्प्रेड फ्रॉम द रेनफॉल रिलीफ और ऑरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन विच फोर्स द एयर टू राइज अप। ऑफ कोर्स ये माउंटेन रीजन्स में होती है। कैसे होती है बेटा, माउंटेन रीजन्स में। ठीक है, माउंटेन्स में ऐसे हवा आई फिर ऐसे सबसाइड हो गई, इसको बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन द मॉइस्चर लेडन विंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द माउंटेन रेंजेस, दे राइज अप, एक्सपेंड, cool down and bring heavy rainfall on the windward side. Of course इस इधर की तरफ ना फिर यहाँ पे बारिश होती है, इस साइड, ये वाली साइड। ठीक है, विंडवर्ड साइड बहुत, एंड लीवर्ड साइड, इस साइड दूसरी साइड बारिश ही नहीं होती। तो कभी कभी आपने पहाड़ों में देखा एक साइड बहुत सारी हरियाली दिखती है, दूसरी साइड बिल्कुल सूखा दिखेगा। तो ये है रिलीफ रेनफॉल या ऑरोग्राफिक रेनफॉल। अब साइक्लोनिक रेनफॉल जो साइक्लोन्स के टाइम पे आती है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटर रेनफॉल। Cyclonic rain is associated with low pressure region or depressions where cyclonic winds coming from various directions converged and force the large volume of air to rise and cause the rain. For the survival of plants, animals and humans, rainfall is a great importance. Rainfall brings fresh water to the surface of the earth. Too much rainfall causes flood, while too less rainfall drought. Rainfall is measured by the instrument rain gauge. इससे वो मेजर करते हैं रेनफॉल को। ठीक है, समझ में आई चीजें? तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हम कुछ क्वेश्चन। अब तो चैप्टर ओवर, यस चैप्टर 3 इज ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला बताइए, द समर मानसून कैसे ब्लो करता है? सी टू लैंड, बिल्कुल सी टू लैंड करता है। बट वाइल मानसून ब्लो फ्रॉम, मानसून या विंटर मानसून लिख सकते हैं, वो कैसे ब्लो करता है? लैंड टू सी। ठीक है, यहाँ पे विंटर मानसून रख देंगे। आगे, द वेस्टर्ली ब्लो फ्रॉम, कौन से डायरेक्शन में आएगी वेस्टर्ली? दब देखो यहाँ पे हमने वेस्टर्लीज का पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था जल्दी से देखते हैं, विंड्स वाले में पढ़ा था ना हमने। ये देखो हाँ ये रहा, देखो वेस्ट साइड से जो आती है उसको वेस्टर्ली कहते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चलिए आ जाइए, देखिए क्या होगी, साउथ ईस्ट नहीं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मॉनसून आर पीरियोडिक विंड्स। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन, इसको डोलड्रम्स रीजन कहते हैं, जहां बहुत रेनफॉल होती है। ठीक है, आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर। कौन से प्रोसेस से आपका पानी वेपर्स में चेंज हो जाता है? इवापोरेशन से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है एयर प्रेशर, फिल इन द ब्लैंक विद ऑल्टीट्यूड। एयर प्रेशर क्या होता है बेटा? डिक्रीज्ड हो जाता है एज विद ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ डिक्रीज्ड होगा। सो हम यहाँ पे इसके आंसर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई एम होपिंग के जस्ट 1 मिनट। सो यहाँ आएगा इवैप, आई नो आप वैसे तो अगर ना भी लिखूं तो आप लिख ही पाओगे, है ना, क्योंकि ये सब चीजें तो हमने डिस्कस किया। एयर प्रेशर क्या होता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे
The Earth's surface is heated by solar radiation, है ना? Solar radiation. Okay. Next. Solar radiation. Okay. आगे. ये गलत कैसे हो जा रहा है बार बार? सोलर रेडिएशन ही है ना? Just 1 minute. हाँ. आइसोलेशन, सोलर आइसोलेशन है, इंसोलेशन. हाँ, सोलर आइसोलेशन. सोलर रेडिएशन आइसोलेशन लिख लेते हैं. So we can write solar isolation. ठीक है. आगे. Next, atmospheric pressure is measured by an instrument barometer. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट आगे क्वेश्चन. अब मैचिंग है आपके लिए. रेन गॉग, इससे क्या मेजर करेंगे? रेनफॉल मेजर करेंगे. बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करेंगे, एयर प्रेशर. ठीक है जी. आगे थर्मोमीटर बताते हैं, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करेंगे. एमीटर क्या मेजर करते हैं? विंड की स्पीड. एंड विंड में विंड की डायरेक्शन मेजर करते हैं. ठीक है. आगे ट्रू फॉल्स है. व्हेन वी गो हाई माउंटेन आवर ईयर्स पॉप अप. बिल्कुल सही, ट्रू. नेक्स्ट, इवेपोरेशन टेक प्लेस मोर क्विकली एट हायर अल्टीट्यूड. नहीं, हायर अल्टीट्यूड में इवेपोरेशन नहीं होता. नेक्स्ट, ओजोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ट्रू. एयर इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल गैसेस. नो. आगे ट्रू फॉल्स. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर is known as atmosphere. Write the amount of oxygen, 21%. Name the layer: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere. What is evaporation? When the water vapors, when the water becomes in the vapor, it's known as evaporation. Describe the structure of atmosphere. पूरा स्ट्रक्चर बता देंगे. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर का पूरा स्ट्रक्चर बताना है इसमें. आप बताने मेजर गैसेस कौन कौन सी है? नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, और बाकी सब गैसेस है ना, वो पूरा एक पाई चार्ट बना के बता देंगे. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर दैट इज एग्जिस्टेड इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज मेजर्ड बाय द बैरोमीटर. नेक्स्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर. कौन कौन से फैक्टर थे? ऑल्टीट्यूड, सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, सोलर आइसोलेशन, yes, wind. All these are the factor. This chapter is over. So this chapter is completed. I am hoping so. This chapter is totally clear to you. So that's all, my dear learner, for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.